हाँ तो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में। वी आर डूइंग केमिकल काइनेटिक्स। और इस जो लेक्चर में हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं बच्चों, वो टॉपिक का नाम है कोलिजन थ्योरी। इस चैप्टर में इस टॉपिक में इस लेक्चर में हम कोलिजन थ्योरी को कवर करेंगे। और कोलिजन थ्योरी सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम कोलिजन थ्योरी के पोस्टुलेट्स के बारे में बात करते हैं इस लेक्चर में। व्हाट आर द डिफरेंट पोस्टुलेट्स ऑफ कोलिजन थ्योरी? सबसे पहला पोस्टुलेट बच्चों ये है कि अगर कोलिजन थ्योरी क्या कहती है कि अगर एक केमिकल रिएक्शन ने होना है, इफ ए केमिकल रिएक्शन हैज टू हैपन, देन देयर मस्ट बी कोलिजन्स बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। तो कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच कोलिजन हुए बिना नहीं होती। तो अगर एक केमिकल रिएक्शन हो रही है तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं जो उस रिएक्शन के, दे आर इन्वॉल्व्ड, दे आर पार्टिसिपेटिंग इन कोलिजन्स। तो फॉर ए केमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस, फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है? फॉर ए chemical reaction to take place, there must be collisions between the reactant molecules. There must be collisions between reactant molecules. तो बच्चे क्लियर हो गया कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करने चाहिए। अगर दे आर नॉट कोलाइडिंग तो रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। नाउ फर्स्ट पोस्टुलेट इतना ही है, बाकी अगले आने वाले पोस्टुलेट थोड़े डीपली अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। सेकंड पोस्टुलेट पर हम चलते हैं। सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है कि जब किसी रिएक्शन के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं, व्हेन दे आर हैविंग कोलिजन्स विद ईच अदर, तो कोलिजन्स दो टाइप के देखे गए हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोलिजन्स दैट आर हैपनिंग। मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रही है, ए प्लस बी गोज टू सी एंड डी, तो उसमें जो ए और बी रिएक्टेंट्स हैं दे आर कोलाइडिंग, तो ये दो टाइप ऑफ कोलिजन्स शो करेंगे। वो मैं आपको अब बता रहा हूं आगे। यस बच्चे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोलिजन्स दैट आर टेकिंग प्लेस। These टू टाइप ऑफ कोलिजन्स कौन कौन से हैं? एक तो होंगे इफेक्टिव कोलिजन्स, इफेक्टिव कोलिजन्स बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। और ये इफेक्टिव कोलिजन्स ही है जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट्स में चेंज कर रहे हैं। मतलब किसी केमिकल रिएक्शन के होने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन्स होने चाहिए। तो व्हाट इज एन इफेक्टिव कोलिजन? इट इज सच कोलिजन, वो कोलिजन जो एक केमिकल रिएक्शन को लेकर आ रहा है, केमिकल चेंज को लेकर आ रहा है, वो कोलिजन जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट्स में चेंज कर रहा है। सच कोलिजन्स आर कॉल्ड इफेक्टिव कोलिजन्स। और एक दूसरे टाइप ऑफ कोलिजन भी हो रहे हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में, एंड दीज कोलिजन्स आर नोन एज इनइफेक्टिव इलास्टिक कोलिजन्स। सेकंड आर कॉल्ड इनइफेक्टिव इलास्टिक कोलिजन्स। और ये जो इनइफेक्टिव इलास्टिक कोलिजन्स होते हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड तो जरूर करते हैं एक दूसरे के साथ, बट आफ्टर द कोलिजन और ड्यूरिंग द कोलिजन दे डू नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज। तो कोई केमिकल चेंज नहीं होती है इसमें। जस्ट क्या होता है इन इफेक्टिव इलास्टिक कोलिजन में कि दो रिएक्टेंट या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जस्ट एक दूसरे से टकराए, और टकरा कर वो दोनों मतलब डेविएट कर गए अपने पाथ से। पहले किसी और रास्ते से जा रहे थे, टकराने के बाद अब वो दोनों मॉलिक्यूल किसी और रास्ते से चले जाएंगे विद डिफरेंट वेलोसिटीज। मतलब वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन इफेक्टिव इलास्टिक कोलिजन में वो जस्ट डिस्पर्स होते हैं, मतलब अपनी दिशा चेंज करते हैं और डिफरेंट वेलोसिटीज के साथ मूव करने लगते हैं।
तो इनइफेक्टिव इलास्टिक कोलिजन कभी भी केमिकल रिएक्शन नहीं करवा पाएगा, पर जो इफेक्टिव कोलिजन होता है वो ऑलवेज केमिकल चेंज लेकर आता है। इट ब्रिंग्स अबाउट ए केमिकल चेंज। तो मतलब कहने का मतलब, अगर किसी रिएक्शन ने होना है तो उसके होने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में हमें इफेक्टिव कोलिजन्स चाहिए। अब जितने ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन्स हो रही हैं उतना ज्यादा उस केमिकल रिएक्शन का रेट फास्टर हो जाएगा। जितने कम इफेक्टिव कोलिजन्स होंगे उतना उसका रेट कम हो जाएगा। अगर हम काइनेटिक्स से इसको जोड़कर देखें तो कोलिजन्स आर जस्ट ऑफ टू टाइप्स, इफेक्टिव कोलिजन्स and ineffective elastic collisions. Effective collisions are bringing about a chemical change, they are bringing a chemical change. Ineffective elastic collisions, they are not bringing any chemical change, they are just dispersing, they are just changing the direction of the movement of reactant molecules and changing their velocity and nothing else, nothing more than that. तो ये आपने सेकंड पोस्टुलेट भी याद रख लेना है। अब मैं थर्ड पोस्टुलेट की तरफ मूव करता हूं, बने रहिए मेरे साथ। थर्ड पोस्टुलेट बच्चे थोड़ा लेंथी है, इसमें बहुत सारी बातें हमने देखनी है, इसलिए मैं इसको आपको टीच करूंगा सब टॉपिक्स बनवाकर, या सब पॉइंट्स बनवाकर। तो थर्ड पोस्टुलेट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सब टॉपिक 1 है जिसका थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में डील करेंगे। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? अब ये बोल रहे हैं कि वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो इफेक्टिव कोलिजन करवाएंगे, जहां अगर इफेक्टिव कोलिजन होना है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट पोजेस ए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए। अगर वो मिनिमम एनर्जी होगी तभी जाकर वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करके केमिकल चेंज लेकर आएंगे। देन दे विल ओनली ब्रिंग अबाउट ए केमिकल चेंज, देन ओनली दे विल चेंज इनटू प्रोडक्ट। और जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की या एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की, जो उसके कोलिजन के दरमियान केमिकल चेंज लेकर आएगी, दैट इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी इज जस्ट सिंपली the minimum amount of energy possessed by a reactant molecule that will help that reactant molecule in bringing about a chemical change। तो इसको लिख देते हैं अब। यस बच्चों, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास होनी चाहिए अगर उसने इफेक्टिव कोलिजन परफॉर्म करना है। मतलब अगर उसने एक केमिकल चेंज लेकर आनी है। अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है तो इट विल नॉट ब्रिंग अबाउट ए केमिकल चेंज, तो वो केमिकल चेंज को लेकर नहीं आ सकता। तो ये एक मैंडेटरी कंडीशन है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास वही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक केमिकल चेंज लेकर आएगा या एक इफेक्टिव कोलिजन करवा पाएगा जिसके पास जो अपनी एनर्जी है दैट शुड बी मस्ट बी इक्वल टू और मोर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। बिलो थ्रेशोल्ड एनर्जी इट कैन नॉट ब्रिंग अबाउट ए केमिकल चेंज, इट कैन नॉट मेक एन इफेक्टिव कोलिजन। तो वो इफेक्टिव कोलिजन नहीं करवा पाएगा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो इट शुड हैव दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड एनर्जी। आगे ग्राफ देखते हैं बच्चों हम। यस बच्चों, तो मैंने एक बच्चों ग्राफ बनाया है बिटवीन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एनर्जी के बीच में। ये ग्राफ क्या सिग्निफाई कर रहा है? एंड ई नॉट इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये ग्राफ क्या सिग्निफाई कर रहा है कि एक कंटेनर में या एक रिएक्शन में वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स या वो मॉलिक्यूल्स जो इफेक्टिव कोलिजन्स परफॉर्म करेंगे या जो केमिकल चेंज लेकर आएंगे, तो वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत थोड़े होते हैं। तो आप देख सकते हो कि ज्यादातर मॉलिक्यूल्स वो हैं जो केमिकल चेंज लेकर नहीं आएंगे। क्यों? बिकॉज उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है। थ्रेशोल्ड एनर्जी यहां जाकर आती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी इज दिस। तो वो मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है, तो वो हमें ये y का ऑर्डिनेट यहां से मिलेगा। तो ये वाले मॉलिक्यूल्स ओनली,
इतने मॉलिक्यूल्स, तो सिर्फ इतने ही मॉलिक्यूल्स हैं, ओनली दिस मच मॉलिक्यूल्स हैं जो एक केमिकल चेंज लेकर आएंगे, जब जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होगी, बिकॉज यहां पर थ्रेशोल्ड एनर्जी है। तो ये पॉइंट यहां क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट यहां पर रिफ्लेक्ट कर रहा है द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट विल ब्रिंग अबाउट ए केमिकल चेंज, मतलब जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी या उनसे ज्यादा होगी। तो ये यहां तक कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये कर्व, इतनी कर्व, ये वो सारे मॉलिक्यूल, इतनी ये जो कर्व है, ये वो मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट कर रही है जो एक केमिकल चेंज लेकर नहीं आएंगे, जो इनइफेक्टिव इलास्टिक कोलिजन परफॉर्म करेंगे। क्यों? बिकॉज इस कर्व में जितने मॉलिक्यूल यहां तक आएंगे उन सब मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ई नॉट से थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है। तो कहने का मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स एक कंटेनर में बहुत कम होते हैं या किसी रिएक्शन में बहुत कम होते हैं जो एक इफेक्टिव कोलिजन परफॉर्म करेंगी या जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल या उससे ज्यादा होती है। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दिखा रहा है, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट विल ब्रिंग अबाउट ए केमिकल चेंज। तो वो दिस मच होंगे, ओनली दे विल बी दिस मच। तो यहां मैं लिख देता हूं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट विल ब्रिंग अबाउट ए केमिकल चेंज। तो यहां y का ऑर्डिनेट y0, ये y0 वैल्यू है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट कर रही है दैट विल ब्रिंग अबाउट ए केमिकल चेंज। तो देयर आर वेरी लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट विल ब्रिंग अबाउट ए केमिकल चेंज, बिकॉज बहुत कम मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल या उससे ज्यादा है। तो आई होप ये ग्राफ आपको बच्चे समझ में आ गया होगा। आगे सब पॉइंट 2 पर आते हैं, थर्ड पोस्टुलेट ही चल रहा है। सब पॉइंट 2 पर आते हैं और उस सब पॉइंट 2 में हम एनर्जी वेरियर और एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे अब मॉलिक्यूल्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल बनाई जाए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस दोनों के लिए अब हम आगे देखते हैं इस बात को। देखो बच्चे, सब पॉइंट 2 पर आ गया। इस पोस्टुलेट 3 के सब पॉइंट 2 में मैं एनर्जी बैरियर और एक्टिवेशन एनर्जी की बात करूंगा। सबसे पहले फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। बच्चे आप सभी को पता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आप पढ़ते आए हो फ्रॉम द लोअर क्लासेस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच देयर इज द रिलीज ऑफ हीट एनर्जी टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। जब प्रोडक्ट बनते हैं तो जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है और रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा होती है, आपको यह भी पता है। और डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन, मतलब चेंज इन द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, ये नेगेटिव होती है। क्यों? बिकॉज रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है, जब प्रोडक्ट बनते हैं तो उनके साथ एनर्जी रिलीज होती है, देयर इज द रिलीज ऑफ एनर्जी। तो डेल्टा एच नेगेटिव आता है, आपको पता है। या आपने सिंपली ये याद रख लेना है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है, प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम होती है। तो मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन ग्राफ बना रहा हूं। इस साइड आई विल प्लॉट करूं, मैं प्लॉट करूंगा एनर्जी, एंड इस साइड बच्चे मैं प्लॉट करूंगा प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। तो आई विल प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन एनर्जी एंड प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हम कर रहे हैं सबसे पहले। आपको पता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है, रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा होती है, दैट इज ER, और प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम होती है, दैट डिनोट्स एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स। और याद रखना, जब भी किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं
तो एक माउंटेन क्लाइंब करना पड़ता है उनको। मतलब एक बैरियर होता है, एक ऑब्स्टेकल होती है जो रिएक्टेंट्स को पहले पार करनी पड़ती है। उस माउंटेन को वो क्लाइंब करेंगे। जब उस माउंटेन को क्लाइंब करेंगे तब रिएक्टेंट जाकर प्रोडक्ट्स में चेंज होंगे। तो वो जो बैरियर है, जो माउंटेन है, वो एनर्जी बैरियर कहलाता है। सीधा यहां से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जंप नहीं कर सकता, ऐसा कभी भी नहीं होता। दे हैव टू क्लाइंब वन माउंटेन। तो वो माउंटेन मैं आपके सामने बना देता हूं। तो मान लीजिए दिस इज द माउंटेन दैट ए रिएक्टेंट हैज टू सरपास। रिएक्टेंट को ये माउंटेन सरपास करना पड़ेगा, ये एनर्जी बैरियर सरपास करना पड़ेगा। अब देखो, रिएक्टेंट्स की तो पोटेंशियल एनर्जी जस्ट इतनी है, दिस मच ओनली, इतनी एनर्जी है, पर उनको एनर्जी चाहिए इतनी। अब इतनी एनर्जी ये क्या डिनोट कर रही है? ये थ्रेशोल्ड एनर्जी डिनोट कर रही है। नाउ दिस एनर्जी, द पीक ऑफ द एनर्जी बैरियर, एनर्जी बैरियर की पीक ये कौन सी एनर्जी को दिखा रही है? ये एक्टिवेशन, ये आई एम सॉरी, थ्रेशोल्ड एनर्जी को दिखा रही है। मतलब अगर रिएक्टेंट के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी आ जाए तब वो इस माउंटेन को सरपास कर सकता है, इस माउंटेन को क्लाइंब करके प्रोडक्ट साइड जा सकता है। तो यहां ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, दैट विल टेल यू अबाउट, दैट विल शो यू द थ्रेशोल्ड एनर्जी, कि इतनी एनर्जी चाहिए फॉर द इफेक्टिव कोलिजन, फॉर द केमिकल रिएक्शन टू हैपन। दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब मुझे बाहर से बच्चे, अब ये बैरियर तो मैंने क्रॉस करना है, सरपास करना है, कैसे ना कैसे रिएक्टेंट्स ने प्रोडक्ट तक पहुंचना है। तो मुझे बाहर से फिर क्या करना पड़ेगा? अपनी तरफ से मुझे एक्सेस एनर्जी या एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी रिएक्टेंट्स को, ताकि उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाए। तो the extra energy that I will provide to reactant molecules, that must be provided to reactant molecules in order to make their energy equal to threshold energy, that is called activation energy। तो एक्टिवेशन एनर्जी, तो फॉरवर्ड रिएक्शन अगर होना है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनने हैं, तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए दिस इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसको मैं E1 बोल देता हूं, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हुई? तो इट इज द एक्स्ट्रा एनर्जी दैट मस्ट बी सप्लाइड टू द रिएक्टेंट्स इन ऑर्डर टू मेक देयर एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो अब कुछ पहले से ही उनके पास एनर्जी थी जो उनकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी, प्लस मैंने एक्टिवेशन एनर्जी दे दी, तो ये किसके इक्वल बन गई? ये थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल बन गई। यहां से मेरे पास एक फॉर्मूला भी आ गया है बच्चों, शानदार। फॉर्मूला क्या आ गया है? वो फॉर्मूला आप नीचे देखो कि थ्रेशोल्ड एनर्जी, अगर रिएक्टेंट्स ने अपनी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल करनी है तो उनके पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी पहले से ही होगी। इनिशियल पीई, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी पहले से ही थी रिएक्टेंट्स के पास, जो प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन ज्यादा थी, प्लस साथ में मैंने क्या किया? E1 विच इज एक्टिवेशन एनर्जी दी, एक्टिवेशन एनर्जी दे दी। और यहां से अगर आप एक्टिवेशन एनर्जी को फाइंड आउट करना चाहोगे तो थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस इनिशियल पीई, दैट विल गिव यू द एक्टिवेशन एनर्जी। यहां से फॉर्मूला आप ये बना सकते हो। ठीक है बच्चों, तो मुझे बाहर से एक्सेस एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाकर वो इस बैरियर को सरपास करेंगे, इस बैरियर को क्रॉस करेंगे और रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज होंगे। अगर बैकवर्ड रिएक्शन होनी है, अगर मैं बैकवर्ड देखूं कि प्रोडक्ट्स बन चुके हैं और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स ने बनना है, अगर प्रोडक्ट्स बन चुके हैं और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स ने बनना है, तो इसके लिए फिर मुझे एक्टिवेशन एनर्जी कितनी चाहिए? अब प्रोडक्ट्स ने ये वाला माउंटेन क्लाइंब करना है, ऐसे आना है, तो इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी? दैट विल बी E2। तो E1 इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड E2 इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। तो चाहे रिएक्टेंट्स ने प्रोडक्ट्स में चेंज होना है,
चाहे प्रोडक्ट्स ने रिएक्टेंट्स में चेंज होना है तो उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए ही होती है, फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी दैट मिनिमम एक्सेस एनर्जी होती है जो किसी रिएक्टेंट की एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल ले जाती है, तो उसकी उतनी मिनिमम एनर्जी हमें बाहर से सप्लाई करनी पड़ती है। दैट एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहां इसमें एक और है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए मैंने बच्चों सारा ग्राफ प्लॉट किया है, और इसमें अगर मैं हीट ऑफ द रिएक्शन देखूं या एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन देखूं तो डेल्टा एच किसके इक्वल आता है फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन? डेल्टा एच विल बी इक्वल टू, इसको मैं यहां लिख देता हूं नीचे, डेल्टा एच हीट ऑफ द रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ द दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन E1 माइनस E2, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिएक्टेंट्स माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर प्रोडक्ट्स। और ये एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, क्यों? बिकॉज ये ज्यादा है और ये वैल्यू कम है। तो अगर आप E1 से E2 माइनस करोगे तो वो नेगेटिव का ही आएगा, बिकॉज E2 इज मोर, E2 ज्यादा है, बिकॉज प्रोडक्ट्स के पास यहां इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कम थी, बिकॉज प्रोडक्ट्स ज्यादा स्टेबल थे। तो इसीलिए हमें इनको एक्टिवेशन एनर्जी विच इज E2 ज्यादा देनी पड़ी इन ऑर्डर टू चेंज प्रोडक्ट्स इनटू रिएक्टेंट्स, बिकॉज ये हमने थोड़ा फोर्सफुली करवाया है इस रिएक्शन को। तो डेल्टा एच E1 माइनस E2, और ये नेगेटिव आएगा। और डेल्टा एच को आप कैसे दिखा सकते हो यहां ग्राफ के ऊपर? डेल्टा एच इट इज दिस डेल्टा एच, द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हुए, जब प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में चेंज होंगे। तो बच्चों दिस इज द ओवरऑल reaction, this is the energy barrier और activation energy for exothermic reaction। ऐसे ही एनर्जी बैरियर और एक्टिवेशन एनर्जी हम एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए भी ग्राफ प्लॉट करते हैं, वो आगे भी करते हैं फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। उसके लिए क्या होता है, 2-4 पॉइंट्स बताने वाले हैं, बाकी सारा सेम ही है, आपको पता चल जाएगा। और एक ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, एनर्जी बैरियर क्या होता है और एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। हीट ऑफ रिएक्शन को भी याद रखिएगा। और एक बात और यहां पर बता दो, अब देखो एक बात और यहां पर क्या है कि अगर E1 जस्ट सिंपली बोल दो कि किसी रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए, तो इसका मतलब जो माउंटेन है वो छोटा है, तो द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स दैट आर क्रॉसिंग द बैरियर वो ज्यादा होंगे, ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इफेक्टिव कोलिजन्स करवा पाएंगे, बिकॉज उनको एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए, तो वो रिएक्शन का रेट भी फास्टर हो जाता है। तो कहने का मतलब अगर किसी रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए तो रेट ऑफ द रिएक्शन फास्टर होगा, बिकॉज इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा हो जाएंगे। मोर एंड मोर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स विल क्लाइंब द माउंटेन, विल सरपास दिस एनर्जी बैरियर, ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बैरियर क्रॉस करके प्रोडक्ट साइड जाएंगे। ऑन द ऑपोजिट, अगर किसी रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, मतलब माउंटेन बहुत बड़ा है, तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो क्रॉस करने वाले हैं एनर्जी बैरियर को वो भी कम होंगे, मतलब इफेक्टिव कोलिजन्स कम होंगे। इफेक्टिव कोलिजन्स कम होंगे तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी स्लो हो जाएगा। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट मिलेगा, अगर एक्टिवेशन एनर्जी ही ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन आपको स्लो मिलेगा। तो ये बात याद रख लेना। बाकी मैं एक अगली वीडियो बनाता हूं, सेकंड वीडियो बनाता हूं, उसमें थर्ड पोस्टुलेट का एक पार्ट और पोस्टुलेट नंबर 4 में उस सेकंड वीडियो में कवर करने जा रहा हूं, बिकॉज बच्चे ये वीडियो फिर लेंथी हो जाएगी, तो सेकंड वीडियो का आप वेट करो।